नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमने आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या किया है और ये प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। अतः आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका PDF लिंक प्रोवाइड किया है। उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और इससे भी पढ़ सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। थोरियम का, बेरिलियम का, ग्रेफाइट का या प्लूटोनियम का। तो किसका किया जाता है इस्तेमाल? ग्रेफाइट का किया जाता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया यानी चेन रिएक्शन को बनाए रखने की क्षमता रखता है? यूरेनियम 230, यूरेनियम 235, यूरेनियम 245 या यूरेनियम 225। तो कौन क्षमता रखता है? यूरेनियम 235 चेन रिएक्शन को बनाए रखने की क्षमता रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कौन सी किरणों की भेदन शक्ति सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम बता दें आपको कि सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता, भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है ना। ऑप्शन 2 किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? आनंद महिंद्रा, मैरी कॉम, PV सिंधु, SC जमीर। तो कौन नहीं है? मैरी कॉम नहीं, क्योंकि मैरी कॉम पद्म विभूषण विभूषण की विजेता है। पद्म विभूषण की विजेता है, ये पद्म भूषण की विजेता नहीं है। ये पद्म भूषण हमसे पूछा गया है और मैरी कॉम पद्म विभूषण की विजेता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? बलवंत राय मेहता समिति, पंछी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज का उदय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें 6 नंबर, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो 3 स्तरीय पंचायती राज स्थापित करने की बात कही गई है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में या अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? अनुच्छेद 243, 360, 123, 368। तो कौन सा है? अनुच्छेद 243, ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज है ना, पंचायती राज से संबंधित है अनुच्छेद 243। अब आगे हम बात करें अनुच्छेद 360, ये है वित्तीय आपात। ये वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश। ठीक है, फिर 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है ना। संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है, ये प्रश्न हमारा फिर से ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो अनुच्छेद 243। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी पद की बात कही गई है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 152, 124 या 76। तो किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 76, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी जो है वो न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, बट वो मत नहीं दे सकता है, यानी मतदान नहीं, वोट नहीं दे सकता है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है।
इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे भारत के राज्य क्षेत्र की सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। अभी हमने पढ़ा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो गृह मंत्री, कानून मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका आपको आंसर पता है, राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10, सरकार कब तक क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2030 में, 2020 में, 2025 में, 2037 में। तो कब की लक्ष्य रखा है खत्म करने का? 2025, यानी ऑप्शन नंबर 3। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने क्षय रोग को 2025 तक समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान शुरू किया है। किसने? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो पद्म पुरस्कार प्रदान कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया, 2020 के लिए चुना गया। कंगना रनावत, रनावत भी बोलते हैं, राणावत भी, जो भी आप समझ लीजिए। शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पादुकोण। कंगना राणावत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनको पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं तृतीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा योगदान होता है वो होता है तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र आते हैं, जैसे कि सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, दूरसंचार। ये सभी क्षेत्र किसमें आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? जैसे कृषि से संबंधित जो भी चीजें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। तो आइए देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। NSSO या नीति आयोग, CSO या इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? CSO। आपसे CSO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या इसको हम कहते हैं सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP की गणना का आधार वर्ष क्या है। 2010-11, 2011-12 या 2013-14 या 2014-15। तो भारत में GDP की गणना का जो आधार वर्ष है वो कब है? 2011 और 12, ऑप्शन नंबर 2, 2011 और 12। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देश में वित्तीय आपात की घोषणा कौन कर सकता है। राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन कर सकता है? ये आप अच्छे से जानते होंगे, भारत के राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और भी ऑप्शन का हम डिस्कस कर लें। अनुच्छेद 352 होता है राष्ट्रीय आपात। क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 जो होता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? वो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत लगता है वित्तीय आपात। तो आपका जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 360। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि भारत में आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। जर्मनी, अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया। 15 अगस्त 2016, 24 फरवरी 2017,
28 अगस्त 2014, 14 अगस्त 2015। तो कब किया? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। बैंकिंग से जुड़े सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्किल मिशन या पीएम मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को भारत सरकार ने बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। अगला सबसे लास्ट प्रश्न जो है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय, वर्गीज कुरियन, महर्षि दयानंद सरस्वती, राधाकृष्णन। तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसी तरीके से हम आगे वीडियो में साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अलग पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण अलग अलग वीडियो में सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, है ना। ओके, धन्यवाद।